हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि सीए फाइनल इकोनॉमिक लॉ पेपर नंबर 6D के जितने भी जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे इन रिवीजन फॉर्म यूट्यूब पे अपलोड हैं। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिन्होंने कंप्लीट अच्छे से एनालाइज करके यहाँ पे डाल रखा हो। अगर सीए फाइनल में पहुँचते पहुँचते हम लोग पढ़ तो खुद से भी सकते हैं। बेस्ट थिंग कि अगर हम इसको थोड़ा एनालिटिकल व्यू में इसको पढ़ें, थोड़ा सा समझते पढ़ें, थोड़ा लिंक करके पढ़ें। कि इस ऑडियो या वीडियो को सुनने के बाद में कम से कम हमें वापस से उस बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़े और ख़ुद से समझ में आ जाए। इसी को समझते हुए मैं यहाँ पे अपना कंप्लीट इकोनॉमिक लॉ डालने की सोच रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो मैं डाल रहा हूँ दैट इज़ सरफेसी एक्ट 2002। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट ग्रुप में इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट चैप्टर है सरफेसी का। सरफेसी बेसिकली जो बैंक है या फिर जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनका जो उन्होंने लोन वगैरह दिया है उसको रिकवरी करने के लिए जस्ट एक एक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। वो कैसे रिकवरी करेंगे, इसके लिए तीन चीज़ें थी। सिक्योरिटाइजेशन था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट था, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट था। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। अगर इस पूरे के पूरे एक्ट को मैं एक बार जैसे समराइज वे में आपको बताऊं, जिस तरीके से आपने आईबीसी पहले देखा, आपने जब इंटर में फर्स्ट ग्रुप में जब आईबीसी का देखा था तो वो बहुत एक शॉर्ट फॉर्म में एक समरी में बताते थे कि पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। वैसे ही ये केवल सरफेस ही नहीं, आप कोई सा भी एक्ट देख लीजिए, सारे एक्ट्स एकदम सिमिलर होते हैं। सभी एक्ट्स में एक प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस से ये पूरा एक्ट बनता है। अगर मैं आपको सिक्योरिटाइजेशन मतलब जो पूरा चैप्टर है उसकी प्रोसेस बताऊं कि इस बेसिकली जो बैंक्स होते हैं वो अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो एक्ट के सेक्शंस वगैरह उस सेक्शंस में क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, वो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी और ये एक्ट चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं कि कोई भी बैंक है अगर किसी को लोन दिया है तो बदले में वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी रखता है। चाहे वो प्रॉपर्टी हो गई, वो मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल भी हो सकते हैं। कोई सी भी प्रॉपर्टी वो अपने यहाँ पे क्या करता है, एज एन सिक्योर्ड एसेट सिक्योरिटी पे रखता है। अब सपोज सामने वाला पैसा नहीं दे तो बैंक क्या करे, बैंक के पास एक रेमेडी होती है कि वो उस जो भी एसेट सिक्योर्ड उसने रखी है उसको बेचे और अपना पैसा रिकवर कर ले। लेकिन पहले क्या था, पहले इस पूरे सिस्टम में एक थोड़ा सा लूप होल था कि जो भी क्लाइंट्स थे, जो भी बोरोवर थे, वो अलग अलग कोर्ट कचहरीज में इसको ले जाते थे। डीआरटी उस टाइम पे था, पहले डेट रिकवरी करने के लिए एक एक्ट बने थे, सिका एक्ट्स वगैरह थे जहाँ पे रिकवरी करने की रेमेडीज थी। लेकिन वही था कि बैंक को खुद का ही दिया हुआ पैसा रिकवर करने में पसीने आ जाते थे। इतनी मुश्किल आती थी कि 14-14, 15-15 साल और डीआरटीज में केस पड़े रहते थे। कोई मतलब इतना मुश्किल काम था कि वो अपना पैसा ही नहीं ले सकते थे। इसी के चलते हैं 2002 में सरफेसी आया। अब सरफेसी में होता क्या था, सिंपल कि जितने भी सपोज जैसे एक बैंक है, बैंक ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1000 लोन सैंक्शन किए, 1000 लोन सैंक्शन किए, उसमें से सपोज 40 या 50 लोन एनपीए हुए। अब वो एक एक रिकवरी करने के लिए बैंक्स में केस फाइट करे, अपना नॉर्मल बिजनेस करे, तो वो एक बीच में क्या है कि बहुत सारी एक नई कंपनीज होते हैं जो एज एन रिकवरी एजेंट काम करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, जो आपके 40-50 जो बैड लोन्स हैं, जो एनपीएस हैं, वो आप हमको दे दीजिए। हम आपको बदले में कुछ या तो जो भी हमको रिकवरी होगी उसका सर्टेन परसेंटेज आपको दे देंगे, या फिर आप पहले से कोई फिक्स कंसिडरेशन कर लीजिए कि इतना अमाउंट दे देंगे। वो पहले से फिक्स होता था कि बैंक को कितना मिलेगा, सपोज 10%, 20%, 30%, वाट एवर द केस में भी। अब बैंक को भी एक फ़ायदा था कि ऐसे तो हमारा पूरा का पूरा ही डूब रहा है, जीरो मिल रहा है, इससे बेटर है कि हमें कुछ तो मिले। 1 करोड़ के टोटल डेट है तो हमें 30-40 लाख भी मिल जाए तो दैट वुड बी सफिशियंट। रिकवरी एजेंट जो एआरसी थी उनको क्या करती है कि सारे के सारे असेट्स को एक जगह कंबाइन करती है, नेगोशिएशन वगैरह करती है जो भी बोरोवर्स होते हैं, और उनसे रिकवरी करती है। अब बात होती है कि जब तक एआरसी ने उन असेट्स को लिया और जब तक वो बोरोवर से रिकवरी करेगी, उस ड्यूरेशन में एआरसी क्या करेगी, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उस पूरे के पूरे असेट्स को एक सिंगल असेट बनाते हैं और उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज़ इशू कर देते हैं, डेट सिक्योरिटीज, जिसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। देखो,
स्टॉक मार्केट में भी जब अपन पैसा लगाते हैं तो क्या सोच के लगाते हैं कि ये स्टॉक इन फ्यूचर अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, रिटर्न कमाएगा, और बदले में जो भी प्रॉफिट का परसेंटेज होगा एज एन डिविडेंड या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन वैसे करके हमें मिल जाएगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल अपना माइंडसेट होता है वहाँ पे भी। तो सिमिलर यहाँ पे होता है। एक ये बिजनेस है कि उसने उस बैड लॉन्स को परचेज किया है, जो एआरसी है उसने परचेज किया है एट ए लोअर कॉस्ट, और वो उसको हायर कॉस्ट पे रियलाइज़ करेगी। जो बच जाएगा वो उसका प्रॉफिट होगा। उसी प्रॉफिट का परसेंटेज किसको मिलेगा? जो उस एआरसी में इन्वेस्टर्स होंगे। इन्वेस्टर्स को बदले में वो सिक्योरिटीज इशू कर देता है, जैसे कि आपने इतना पैसा लगाया, आपने इतना पैसा लगाया, और ये सब कुछ। तो इसी को पूरा गवर्न करने के लिए ये पूरा एक्ट है, जिसका एक पार्ट है जो मैंने अभी आपको जो डिस्क्राइब किया, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन। जो प्रोसेस थी ना कि एआरसी पूरे बैड लॉन्स को परचेज करती है, एक कंबाइंड एक असेट बनाती है, फिर जो भी क्वालिफाइड वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे पैसा लेती है, बदले में उनको सिक्योरिटीज इशू कर देते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इट इज़ कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट। ठीक है, फाइनेंशियल असेट क्या है? देखो जैसे हमने एफ आर पढ़ा था, एफ आर में इंडियस 109 वगैरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। उसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में बताया, फाइनेंशियल असेट्स को बताया गया था, जैसे डेटर्स वगैरह हो गए। बैंक्स के लिए जो उनके लॉन्स हैं वो उनकी एसेट है, एज एन फाइनेंशियल असेट। ठीक है, तो वो यहाँ पे फाइनेंशियल असेट है, तो वो क्या कर रहे हैं? उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आई मीन पहले वो एडवांसेस थे, एडवांसेस से वो बैडलाइंस मतलब एनपीए में कैटेगराइज हुए, अभी उनको वापस से उन्होंने वो किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया जस्ट टू रिकवरी। ठीक है, तीसरा इसमें जो पॉइंट था, दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। दैट मीन्स जो बैंक्स वगैरह थे उन्होंने जो सिक्योरिटीज़ ली थी जिसके बदले में लोन दिया था, तो एटलीस्ट अब इस एक्ट आने के बाद में उनके पास ये एक पावर है कि वो उस सिक्योरिटी जो उन्होंने ले रखी है उस पर अपना पोजीशन ले सकते हैं, उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। ये उनका राइट है कि वो उसको एनफोर्स कर सकते हैं। अब एनफोर्स करके क्या, वो अपने मतलब घर में थोड़ी रखेंगे, वो लोग क्या करेंगे? सिक्योरिटी को बेचेंगे और अपना पैसा कमा लेंगे, मतलब रिकवर कर लेंगे। अब मैं इस एक्ट पे आता हूँ, बुकिश पे, मतलब जो भी बुक लैंग्वेज हैं, इस पूरे सेक्शंस वगैरह में अपन आते हैं, तो ये किस तरीके से फॉल करेगा। देखो, एज़ यूजुअल सबसे पहला जो सेक्शन होता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, कि ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ लागू होगा, क्या होगा, ये सब बताते हैं। सेक्शन 2 एज यूजुअल वही डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बात करेगा। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 वगैरह से वही ऐसे बात करेंगे कि जो एआरसीज मैंने बात करी थी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, उनका कैसे रजिस्ट्रेशन होएगा, फॉर में अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, फिर जो एआरसी थे वो उन असेट्स को अपने उसमें ले लेगा, मतलब सॉरी परचेज कर लेगा, बदले में सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू कर देगा। ठीक है, या फिर अगर पैसा रिकवरी नहीं होए तो वो भी पोजीशन, मतलब पैसा रिकवर करने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, अदर उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसको दूसरा बिजनेस करना है तो क्या करेगा। ठीक है, आरबीआई के क्या पावर्स हैं, या फिर बैंक्स वगैरह अपने पैसे को रिकवर करने के लिए क्या क्या रेमेडी कर सकता है, वो कैसे रिकवर कर सकता है, और सो ऑन। यही सारी प्रोसेस हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सेक्शन। देखो, ये इंट्रोडक्शन वगैरह जो मैंने आपको बोला है, जो बताया है, वो बेसिकली वही सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी कि सिक्योरिटी जो सरफेसी एक्ट है वो क्यों आया, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये किस तरीके से वर्क करेगा, इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। ये चीज़ें अगर इस लेवल पे आप पढ़ोगे तो अपने लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें बेसिक आइडिया है इन चीज़ों का, हम लोग फर्स्ट ग्रुप में पढ़ चुके हैं। नहीं भी पढ़े हैं तो आप सिंपल रीडिंग मारोगे तो भी ये चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी अपने को। चैप्टर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी कोई फालतू की चीज़ें हैं, मैटर नहीं करती। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर इनको देखेंगे तो ये भी केवल रीडिंग करने मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक केस लॉ है। केस लॉ में सिंपल सा एक बताया हुआ था कि आखिर जो सरफेसी एक्ट है वो क्यों आया, इसकी क्या वजह थी। तो वजह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले जो एक्ट थे डीआरटीज वगैरह, उसमें क्या था, बैंक को अपने ही पैसे रिकवर करने में बहुत मुश्किल आती थी। दैट्स द ओनली रीज़न कि ये एक्ट फोर्स में आया, इसको लाया गया। अब यहाँ पे काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, एआरसी क्या है, बैंक क्या है। तो अभी डेफिनेशन पढ़ने के लिए हम लोग आगे जब पढ़ेंगे सेक्शन, अगर कहीं पे कोई रिलेवेंट डेफिनेशन लगी जो अपने को पढ़नी है तो वो हम पीछे आके पढ़ेंगे। फालतू में अभी डेफिनेशन पढ़ने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले वही हमारा सबसे पहले जो सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर
3। एक बार यहाँ पे बेसिक में सेक्शंस के बारे में बता देता हूँ। देखो सेक्शन एक पूरी प्रोसेस में सेट होते हैं। सेक्शन 3 में सबसे पहले जो ARC होगी उसका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अगर वो कुछ गलती वगैरह करता है, कोई डिफ़ॉल्ट करता है, तो आगे सेक्शन में बताया गया है कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको वापस भी लिया जा सकता है, दैट मीन्स कैंसिल भी किया जा सकता है लेटर ऑन। अब रजिस्टर होने के बाद ARC क्या करेगी? ARC बैंक्स से जो भी फाइनेंशियल एसेट है उसको अक्वायर करेगी। अक्वायर करके बदले में कुछ उनको कंसिडरेशन भी देगी एज यूजुअल। कंसिडरेशन क्या होगा? कुछ भी हो सकता है जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो, मतलब जो उन दोनों को पसंद आए, जिस पे दोनों राजी हों। जब वो उनको परचेज कर लेगी, ARC उन फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज कर लेगी, तो बैंक के क्या करेगी? बैंक जो अपना बोरोवर था उसको एक नोटिस देगी कि भाई साहब आपका जो लोन था वो इस कंपनी ने अब हमसे एक्वायर कर लिया, आप फर्दर इस लोन का कोई पेमेंट वगैरह आपको करना है तो आप इनसे बात करिए, आप इनको दीजिए। अब ARC क्या करेगी? उन सभी को एक पोलिंग व्हीकल में डालेगी, दैट मीन्स एक जगह कंबाइंड करके एक कॉमन असेट बनाएगी। वो असेट कैसे भी हो सकते हैं, देखो स्कीम कैसे भी डिफाइन हो सकती हैं। सपोज एक पर्टिकुलर बैंक से एक ARC ने 70-80 लोन जितने भी थे, सपोज 100 लोन्स परचेज किए ना। अब जो 100 लोन थे वो उसमें से 4-5 लोग कैश क्रेडिट वाले थे, 20-25 लोन जो थे हाउसिंग लोन थे, कुछ कार लोन थे और कुछ डिफरेंट टाइप्स के लोन थे। ऐसे ही उस ARC ने 8-10 बैंक से अलग अलग टाइप के लोन लिए, तो वो उनको अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेगी। दैट मीन्स वो हाउसिंग लोन का एक सिंगल पूलिंग व्हीकल बना सकते हैं, मतलब एक कॉमन एसेट बना सकती है। जो स्टॉक के अगेंस्ट में जो लोन थे उनको एक कॉमन व्हीकल बना सकते हैं, या फिर सपोज वो बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, बोरोवर टू बोरोवर वेरी कर सकता है कि जो लोग क्या बोलते हैं, जो इंडिविजुअल है उनका एक होगा, जो बिजनेस सेगमेंट है इस कैपिटल रेंज में जो बिजनेस सेगमेंट पे आएंगे उसका एक स्कीम बना सकता है। आई मीन वो लोग कुछ भी फॉलो करके एक स्कीम्स बना लेंगे या फिर एक सेपरेट पोलिंग व्हीकल बना लेंगे और उनके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इशू करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, वो बोलेंगे कि हमारे पास ये असेट्स हैं, हमको ये पैसा रिकवर करना है, कोई है जो हमारे धंधे में पैसा लगाएगा। तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जो क्वालिफाइड बायर्स है तो होते हैं, वो आगे आते हैं कि ठीक है आप धंधा करिए, आप अक्वायर करिए, हम आपको पैसा देते हैं। वो पैसा देंगे। अब जो ARC होगी वो उनकी क्या करेगी? रिकवरी करेगी, उन बैड लोन्स की रिकवरी करेगी। जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पेमेंट करेगी। तो ये ऐसे ही है। सेक्शन नंबर 3 में रजिस्ट्रेशन होगा, 4 में कैंसिल वगैरह हो जाएगा, 5 में वो क्या करेंगे? अक्वायर करेंगे सारी फाइनेंशियल एसेट को, 6 में बैंक नोटिस दे देता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 और 8 में वो सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू कर देता है। सेक्शन नंबर 9 में वो रिकवरी की प्रोसेस करता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 में है अदर फंक्शन, मतलब कि वो कुछ जो ARCs होते हैं ये तो मेन काम है उनका, लेकिन क्या यही काम थोड़ी परफॉर्म करती है, वो और भी कुछ काम कर सकती है। सेक्शन नंबर 11 इज़ बेसिकली कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, आई मीन देखो बैंक के बीच में और ARC के बीच में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, ARC या फिर बोरोवर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या और किसी भी पार्टी के बीच में कुछ भी कोई डिस्प्यूट होता है, तो दैट वुड बी सेटल्ड थ्रू आर्बिट्रेशन। स्पेसिफिक क्लॉज था कि वो आर्बिट्रेशन से सेटल होगा। उसके बाद में सेक्शन नंबर 12, 12A, 12B करके 3 सेक्शन है जिसमें RBI की पावर्स दी हैं कि RBI क्या क्या कर सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर रेंज थी। इस पूरी रेंज में आई मीन सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 12B में हम लोग जो बेसिक बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ARC के बारे में कि ARC क्या है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि जो बैंक है वो अगर खुद से रिकवरी करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। मतलब ARC को मत बेचिए, आप खुद से रिकवरी कर लीजिए, तो आप कैसे करेंगे। अभी तक मैंने जस्ट केवल और केवल ओवरव्यू दिया है इस चैप्टर का, ताकि थोड़ा सा माइंड में कैप्चर हो जाए कि हमें करना क्या है। आप ऐसे मत समझिए कि तो ये भी रिवीजन क्लास जैसी हो गई है, बहुत फास्ट जा रही है। CA फाइनल में है, थोड़ा सा बेसिक, मतलब वो एक होता है ना कि एक एज यूजुअल एक नॉर्मल टीचर की तरह मैं आपको एक छोटा डायग्राम बनाऊं कि ये A है, ये B है, ये इसको इस तरीके से ट्रांसफ़र करेगा, तो वो फालतू में टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 3। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखो सेक्शन नंबर 3 सीधा सा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ARC। एक सेकेंड ना, ठीक है।
सेक्शन नंबर 3 है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ ARC। ARC का देखो, पहली बात तो एक कंपनी होनी चाहिए, और कंपनी होने के बाद में इसकी कम से भी कम जो नेटवर्थ है, नेट ऑन फंड है, इसके पास खुद का जो पैसा है, दैट शुड बी मिनिमम 2 करोड़। यदि उसके पास कम से भी कम 2 करोड़ रुपया है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए RBI को अप्लाई कर सकते हैं कि सर मैं एज एन ARC काम करना चाहती हूँ और मुझे आप रजिस्टर कर दीजिए। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट दे देगा, जो भी जो फीस है वो फीस दे देगा। लेकिन मेन चीज़ है कि एप्लीकेशन किसको करेगा, RBI को करेगा। जो बेसिक चीज़ है कि उसकी नेट ऑन फंड कितने से ज़्यादा होने चाहिए, 2 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। अब ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन RBI क्या करेगा कि वहाँ पे कुछ कंप्लायंसेस चेक करेगा, आई मीन उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, या फिर जो एप्लीकेंट है, बेसिकली जो ARC है, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें वो चेक करेगा, और चेक करने के बाद में वो उसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, रिजेक्ट यदि करता है तो वो डायरेक्टली, मतलब जो RBI है डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा। ठीक है, और उसके बाद में रिजेक्ट करेगा यदि उसको समझ में नहीं आए तो। अब बात है इसमें सेकंड चीज़ की, RBI कौन सी कंप्लायंसेस की चेक करता है, और कंप्लायंसेस को चेक करने के लिए वो जो एप्लीकेंट है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन भी कर सकता है। तो उसमें टोटल वो 7 चीज़ें चेक करेगा, मतलब RBI 6-7 चीज़ें चेक करेगा। पहली चीज़ जो वो चेक करेगा, वो देखेगा कि जो ARC है क्या उसके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट्स हैं, क्या मतलब वो जो बिज़नेस वो करने वाली है कि असेट को इस तरीके से इधर से बैंक से परचेज़ करना, पोलिंग व्हीकल बनाना, उसको फर्दर सिक्योरिटीज़ वगैरह के अगेंस्ट में इशू करना, उनसे रिकवरी करना, क्या उसके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट्स हैं। क्योंकि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों को भी क्या करता है, मतलब पीरियडिकल रिटर्न्स देने होते हैं, या फिर सपोज़ कि कम रिकवरी हुई, जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ, तो क्या वो उनको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे रिटर्न कर पाएंगे। इस तरीके से पहला उनका रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि जो डायरेक्टर्स हैं क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, मतलब सिक्योरिटाइजेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट का, या फिर जो फाइनेंस के फील्ड है, क्या डायरेक्टर उस फील्ड के एक्सपीरियंस्ड हैं। तीसरी चीज़, क्या डायरेक्टर्स ने पहले से तो कोई ऐसा कोई भी ऑफेंस वगैरह में तो कन्विक्टेड नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही कुछ गलत धंधे करके आए हैं वो ये धंधा तो वैसे ही पछड़ेबाजी का है, तो इसमें कहाँ से क्या करेंगे। तो क्या डायरेक्टर्स वगैरह तो इस पछड़े में पहले से नहीं फंसे हुए हैं। दूसरा जो स्पॉन्सर्स है, स्पॉन्सर होता क्या है, बेसिकली जो मैंने बताया था कि जो ARC होती है उसका प्रोमोटर्स आप कह सकते हो, जो उसमें मेन पैसा लगाने वाला होता है। ठीक है, जो स्पॉन्सर है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन तो है ना। अब यहाँ पे फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्या मतलब होता है, फिट एंड प्रॉपर पर्सन बहुत ही सिंपल सा है। फिट एंड प्रॉपर पर्सन मतलब कि वो मतलब पैसा होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए, इस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है, ये तो मेन 4 चीज़ें हो गई। बाकी की 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही सिंपल हैं कि क्या जो ARC है वो RBI की जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स वगैरह RBI ने इशू करे हैं क्या उनसे कंप्लाई कर रही है, या फिर कंप्लाई करने की पोजीशन में है, या फिर RBI ने जो भी डायरेक्शंस वगैरह इशू कर रखे हैं क्या ARC उन सबको कंप्लाई कर रही है, या फिर कर रही है तो क्या कंप्लाई कर सकती है। ये सब ARC के उसमें चेक करेगा, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जो ARC होगा वो एप्लीकेशन करेगा टू RBI को। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, पहली चीज़ तो यही है यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि उसके पास कम से कम 2 करोड़ रुपए का नेट ऑन फंड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो एप्लीकेशन RBI के पास जाएगी तो RBI उस एप्लीकेशन को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, इसके लिए RBI क्या करेगी, कुछ चेक कंप्लायंस चेक करेगी। ठीक है, उसमें से एक कंडीशन ये भी थी जो मैं आपको बोलना भूल गया था कि जो कंपनी है जो ARC बनने के लिए अप्लाई कर रही है उसने पास्ट 3 ईयर्स में कम से कम कोई लॉस इंकर नहीं किया हो। ठीक है, इतना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक कंपनी होनी चाहिए ARC बनने के लिए। फर्म्स या फिर LLPs या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, AOPBI, कोई अदर फर्म ये बिजनेस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो वो पिछले 3 सालों में कोई भी लॉस इनकर नहीं होना चाहिए उसका। दूसरी बात, उसके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होने चाहिए फॉर रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट। ठीक है,
दूसरी चीज़ कि जो उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड का, फाइनेंस का, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन का। जो डायरेक्टर्स हैं वो किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए। जो उनका स्पॉन्सर है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, जिसके लिए आरबीआई डायरेक्शंस सेपरेटली इशू करती है कि स्पॉन्सर में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, जो प्रोडेंशियल नॉर्म्स वगैरह आरबीआई इशू करती है उनको कंप्लाइंस करने की पोजीशन में, या तो कंप्लाई कर चुकी हो या कंप्लाई करने की पोजीशन में हो। ठीक है, और उसके बाद में जो गाइडलाइंस आरबीआई इशू कर रखी है वो या तो कंप्लाई कर चुकी हो या कंप्लाई कर सकी हो। याद नहीं करना है क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इन सब चीज़ों से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते। जो मेन क्वेश्चन मैं आपको पूरे चैप्टर में आपको बता देता हूँ, सेक्शन नंबर 13 जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 14, 15, ये 3-4 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 13 से अप्रोक्सीमेटली 19-20, ये कुछ 18, ये 5-6 सेक्शंस हैं जहाँ जो मेन है जिससे केस स्टडी फॉर्म होके आती है। लेकिन बात ये है कि जब तक इन सारी चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे वो सेक्शंस हमें पढ़ने नहीं आ सकते। ठीक है, हमने बात करी कि आरबीआई को एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन करने के बाद में आरबीआई ये 6-7 चीज़ें देखेंगी। प्री कंडीशन है कि 2 करोड़ से कम ज़्यादा का नेट ऑन फंड होना चाहिए, पिछला कुछ लॉसेस वगैरह इंकर नहीं होना चाहिए। अब आरबीआई या तो सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी अगर इन सारी चीज़ों पे आरबीआई सेटिस्फाइड है तो, ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगी। उसको कोई भी ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, हम इसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, तो आरबीआई उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। बट द थिंग इज़ कि रिजेक्ट करने से पहले उसको अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। आई मीन सुनना पड़ेगा कि हम आपकी एप्लीकेशन को क्यों नहीं रिजेक्ट करें, आखिर ये चीज़ें ऐसी हैं तो हम ये चीज़ें ऐसी क्यों नहीं हैं, आप इस काम को कैसे करोगे। आई मीन दैट शुड बी ए प्रॉपर डिस्कशन ओवर देयर, तब जाके वो कुछ डिसीजन लेगी आरबीआई कि वाकई में हम लोगों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक कंप्लीट चीज़ बता देता हूँ, अगर बाई चांस इसमें से कोई क्वेश्चन आया भी तो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ बीइंग हर्ड पे आएगा कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, बोरोवर क्लेम कर रहा, ओ सॉरी जो कंपनी है वो क्लेम कर रही है कि मुझसे पूछा भी नहीं। ठीक है, या फिर जो दूसरी केस स्टडीज़ आएंगे कि आरबीआई में मतलब इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ थी जो कंप्लाई नहीं हो रही थी, या फिर एक ऐसी चीज़ थी जो फिट नहीं थी, फिर भी आरबीआई ने सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया, तो क्या वो ठीक है ना। अब बात देखो, आरबीआई में रिजेक्ट और में एक्सेप्ट, बात है कि आरबीआई सेटिस्फाइड होना चाहिए, सीधी सी बात है। इन सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत डेविएशन यानी ऊपर नीचे जाना हो तो आरबीआई अपने डिस्क्रिप्शन पे जा सकता है। वो क्या करेगी, जो सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी ना उसी में कोई ना कोई कंडीशन डाल देगी कि आप आने वाले 2 या 3 सालों में कोई चीज़ ऐसे परफॉर्म करोगे या फिर इस तरीके से परफॉर्म नहीं करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड है, और अगर इस चीज़ को, इस डायरेक्शन को आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन शैल बी विड्रॉन। तो इस तरीके से वो आरबीआई अपने खुद के डिस्क्रिप्शन पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकती है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन नंबर 3 का कुछ पार्ट हुआ। अब सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 3 में चेक होता है, 4 में ये 5 में ये है ना। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 6 में क्या है कि जो एआरसी बन जाएगी, आई मीन अगर उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया तो लेटर ऑन कोई भी सब्सटेंशियल चेंज यदि उनको करना है अपनी कंपनी में तो उसके लिए उनको आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देखो जो सब्सटेंशियल चेंज है उसको क्या बोलेंगे, मतलब कि कौन सा चेंज है वो सब्सटेंशियल है या नहीं है, वो मतलब कैसे, कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना। तो इसमें ही एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है कि कोई भी चेंज सब्सटेंशियल है या नहीं है, ये डिसीजन कौन लेगा, ये आरबीआई डिसीजन लेगा कि हाँ ये सब्सटेंशियल चेंज है, और इसके लिए आपको आरबीआई से आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेनी थी। बेसिक जो चीज़ मैं आपको अगर एक थॉट प्रोसेस बताऊं कि कौन सी चीज़ वो है सब्सटेंशियल चेंज है, तो जो उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, जो एआरसी की ऑनरशिप को चेंज कर दे, जो एआरसी की वोटिंग पावर को, वोटिंग शेयर को चेंज कर दे, जो उसकी स्पॉन्सरशिप को चेंज कर दे, जो उसके टॉप मैनेजमेंट में चेंज हो जाए, आई मीन डायरेक्टर में, सीईओ में, या फिर ऐसे जो एआरसी की लोकेशन चेंज हो जाए, एआरसी का नाम चेंज हो जाए, ये सारे सब्सटेंशियल चेंज है। इवन दो एनी अदर फॉर्म कि वो सब्सटेंशियल चेंज है या नहीं है, ये डिसीजन किसका होगा, आरबीआई का होगा। मतलब ये तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आई मीन जो खुद एक्ट में ही है इन एक्सप्लेनेशन फॉर्म, लेकिन लेटर ऑन इनके अलावा भी कोई चीज़ है तो वो सब्सटेंशियल है या नहीं है, ये किसका डिसीजन होगा, ये आरबीआई का डिसीजन होगा। नेक्स्ट चीज़ सबसेक्शन 7 में यही है कि मतलब कौन सी चीज़ सब्सटेंशियल चेंज है। ठीक है,
अब मैं बात करूं, ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में वही लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए, कंपनी होने के बाद में कम से कम 2 करोड़ का नेट ऑन फंड होना चाहिए। 2 करोड़ के नेट ऑन फंड के बाद में एप्लीकेशन करेगा टू आरबीआई। आरबीआई को एप्लीकेशन करने के बाद में आरबीआई उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करेगा, वो कुछ जो 6-7 कंडीशंस है उनको देखेगा, रिजेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है। रिजेक्ट करती है तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिंग हर्ड देना पड़ेगा और उसको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी। अब बात है नेक्स्ट सबसेक्शन की कि जो सर्टिफिकेट दिया है क्या वो लाइफ टाइम चलेगा, क्या आरबीआई उसको कैंसिल कर सकती है, क्या आरबीआई उसको विड्रॉन कर सकती है। तो ऑफकोर्स आरबीआई ने दिया है तो आरबीआई उसको विड्रॉन भी कर सकता है। लेकिन कौन सी ऐसी प्राइमा फेसी कंडीशंस होंगी, देखो वैसे तो आरबीआई के पास अपनी पावर है, वो किसी भी बेसिस पे वो कर सकती है, विड्रॉन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 6-7 चीज़ें मेन दे रखी हैं। उसमें से क्या है कि एआरसी ने जो जिस बिजनेस, देखो ये सर्टिफिकेट मिला क्यों था, फॉर टू द कंडक्टिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये उसका मेन बिजनेस है, इसी के लिए उसने ये सर्टिफिकेट दिया है। अगर ये बिज़नेस ही बंद हो जाए, आई मीन जो एआरसी है वो इस बिज़नेस को ही बंद कर दे, सीजेस टू हैव दैट बिजनेस, तो अल्टीमेटली आरबीआई को अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस ले लेना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि देखो सिक्योरिटाइजेशन की जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमने देखा था कि इधर से वो बैंक वगैरह से असेट को एक्वायर करेगा एंड ऑन अदर साइड वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको सिक्योरिटाइजेशन करेगा, आई मीन सिक्योरिटी के इश्यू करके पैसा वो करेगा, रिकवरी करेगा। अगर उस एआरसी में कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा ही नहीं लगाए या फिर उन्होंने जो इन्वेस्ट है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट लिया उसको होल्ड करना ही बंद कर दिया, तो ऐसे में भी आरबीआई अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसने दिया है उसको कैंसिल कर सकती है। तीसरी चीज़ कि आरबीआई ने जितने भी देखा था ना, पहले ये चीज़ देखी थी कि भाई जो भी प्रोडेंशियल नॉर्म्स हैं, कंप्लाइंसेस वगैरह, उसको कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर इन फ्यूचर कंप्लाई करने की पोजीशन में है या नहीं है। लेकिन अगर एआरसी उनसे कंप्लाइंस कर ही नहीं रही है तो आरबीआई क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ऑब्वियस बात है। मतलब वो 6-7 चीज़ें जो दे रखी थी उनमें से कोई से भी पॉइंट पे यदि फेल है तो आरबीआई कैंसिल कर सकती है। तीसरी चीज़ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हुए, या फिर मेंटेन तो हुए, आरबीआई ने कभी मांगे आरबीआई को दिए ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, वही सब है। अब बात है कि आरबीआई ने सपोज़ कैंसिल कर दिया, अब कैंसिल करने के बाद में अगर एआरसी को लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द कैंसिलेशन, कि आज अगर उसको कम्युनिकेशन मिली है कि आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं होना चाहिए था, तो वो जाके क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकती है। एंड द सेम थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट द अपील, कैन रिजेक्ट द अपील, ठीक है। और क्या डिसीजन ले वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो सर्टिफिकेट को वापस दिलवा सकती है, आरबीआई के जो भी डिसीजन है उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं कि नहीं आरबीआई ने सही किया है, अगर रिजेक्ट करके। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आरबीआई जब कैंसिल करती है सर्टिफिकेट को, कैंसिल करते टाइम पे यदि आरबीआई को लगता है कि यार अगर मैं इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देती हूँ तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, पब्लिक को लॉस हो जाएगा, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस हो जाएगा फालतू में कैंसिल करने से, तो आरबीआई क्या करेगी कि कैंसिल नहीं करके उनके ऊपर कुछ डायरेक्शंस इश्यू कर देगी एआरसी को। आई मीन थोड़ा एक रिजिड फॉर्म हो जाएगा, कंट्रोल कर लेगा उसको। जैसे आपने नॉर्मल केसेस में भी आपने देखा होगा, जैसे यस बैंक था, डूबने वाला था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी सारे कंट्रोल्स लगाए, और गवर्नमेंट करती है ताकि जनरल पब्लिक को और इन्वेस्टर्स को नुकसान नहीं हो, तो वो काफ़ी सारे स्टेप्स ले सकते हैं। सिमिलर ओवर हियर, आरबीआई को लगता है कि कैंसिल करना इज एंड सॉल्यूशन, और मतलब कर भी देते हैं तो पब्लिक के इन्वेस्टर्स को लॉस होगा, तो वो कैंसिल तो नहीं करेगा, एआरसी का सर्टिफिकेट चालू रहेगा, लेकिन कुछ डायरेक्शंस या फिर कुछ गाइडलाइंस उनके ऊपर थोप देगा कि आप ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, या फिर इस चीज़ को ऐसे करोगे, इस टाइप से आई मीन कंट्रोल वहाँ पे कर लेगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे सेक्शन है डीम्ड एआरसी अंटिल इज रिपीट्स एंटायर इन्वेस्टमेंट। देखो ये सेक्शन में क्या है कि सपोज एआरसी ने आरबीआई ने किसी एक एआरसी का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी
ये तो है ही नहीं कि आज कैंसिल किया, आज के आज ही एआरसी ने अपने सारे इन्वेस्टर्स को, सारे बोरोवर्स को, सबका पेमेंट वगैरह कर करा के ख़त्म कर दिया। एक दिन में तो हिसाब होता नहीं है। तो जब तक वो अपने इन्वेस्टर्स का सारा पैसा रिटर्न नहीं कर देती, तब तक उसको एआरसी माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन अपना ये वाला है। अब देखो, इस सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो जो आपने पढ़ा यहाँ पे कि आरबीआई कैंसिल नहीं करके कुछ डायरेक्शंस वगैरह इशू कर सकती है, तो ये बेसिक एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि एआरसी है, ऐसे ऐसे बिजनेस कर रही है, और नाउ एआरसी हैज़ नॉट कंप्लाई विद सर्टेन रेगुलेशंस एंड आरबीआई हैज़ कैंसिल इस दे, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर दे, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई रेमेडी है कि उसको कैंसिल नहीं करके हम कोई दूसरा तरीका अपना लें? मतलब आई मीन ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ही लोअर चांसेस होते हैं, लेकिन अगर कुछ चांसेस हैं तो क्वेश्चन इसी टाइप से फ्रेम होके आएंगे। या फिर कैंसिल हो गया, क्या अब उसके पास कोई रेमेडी है, या फिर उसने एप्लीकेशन कर दी 30 डेज में कर दी। आई मीन देखो, जो प्लेन टेक्स्ट है अगर उसी से क्वेश्चन आ जाए तो सीए फाइनल का पेपर है ही नहीं वो पेपर। ऑब्वियसली हम लोग पहले से भी काफ़ी बार हम लोगों ने सुना होगा, तो इट इज़ टोटली ऑन एप्लीकेशन बेस्ड। बहुत बार आई मीन मैंने तो सुना हुआ है, मुझे नहीं पता कि ऐसा पेपर आया नहीं आया। अभी तक हमने पढ़ा, एक सपोज़ करके देखो कि एप्लीकेशन मतलब उसमें ऐसे था कि सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, और उसने जो एप्लीकेशन करी वो एप्लीकेशन करी 30 डेज़ के बाद में, आई मीन 35 डेज़ में करी, मतलब 35वें दिन करी या 36वें दिन करी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया, या फिर केवल अभी सुना कि हम आपकी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट नहीं करें, आपने तो 30 दिन से ऊपर कर दिया। बोर ओवर कोई कंटेंशन दे रहा है कि सर लॉकडाउन हो गया था, फिर कुछ भी ऐसा कोविड के टाइम पे ऐसा क्वेश्चन कुछ आया, बताया, मेरे एक फ्रेंड बता रहे थे, वो उन्होंने बताया कि वहाँ पे था कि लॉकडाउन वगैरह लग गया था और वो अप्लाई करने की पोजीशन में नहीं थे। ठीक है, आई मीन ऑफिस वगैरह बंद थे, लॉकडाउन था, वो बाहर नहीं जा पाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए, इस वजह से हमें डिले हो गया। तो ऐसे केस में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील सुन लेनी चाहिए? आई मीन एक्ट में तो लिखा है 30 डेज मीन्स 30 डेज, क्या 30 डेज के बाद में एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अब देखो, इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में तो अगर हम केवल इसी में उलझ के रह जाएं, या फिर केवल रिवीजन वीडियोस देख लें जहाँ पे केवल इस टेक्स्ट को समझा दिया, तो हम लोग टोटली कुछ नहीं लिख सकते, वाकई में कुछ नहीं लिख सकते। ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो बेस्ट आंसर मेरे हिसाब से तो यही वहाँ पे हो सकता है कि अगर ऐसी कोई सिनेरियो है, ऐसा कोई केस है, तो अल्टीमेटली देखो, एक्ट से भी परे हमारा एक्ट बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर्स है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो लॉज को ओवरराइड भी कर सकता है फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट इन द पब्लिक एंड द इन्वेस्टर्स। उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो लॉ को ओवरराइड भी कर सकते हैं, और ये तो बहुत ही वो तो नेचुरल जस्टिस की बात है, तो ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5, दैट इज एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट बाय एआरसी। बेसिक का रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन हो भी गया, कैंसिल नहीं हुआ है, तो अब एआरसी क्या करेगी? एआरसी बैंक्स वगैरह से जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको अक्वायर करेगी। अक्वायर करने के बदले में कुछ तो देगी ना बैंक को, तो बैंक को भी या तो वो अपनी कोई डेट सिक्योरिटीज इशू कर देगी कि ठीक है भाई, हमारे ऊपर आप लोन समझ लो, क्रेडिट समझ लो, जिस दिन पैसा रिकवरी होगी हम आपको थोड़ा बहुत अपना आपका चुका देंगे। या फिर तो देखो, बात है कि पैसा कितना दें। आप सोचो, आपने मुझे कोई चीज़ बेची है, मैं उसके बदले आपको कितना पैसा दूंगा? कोई सा भी एक्ट है, कोई भी क्या बताएगा उसमें? जो भी अपने दोनों के बीच में आ, वो हो, एग्रीमेंट हो, मतलब जो आपको सही लगे, जो वैल्यू मुझे सही लगे, दैट वी कैन चूज़। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो बैंक को सही लगे, जो एआरसी को देना सही लगे, बैंक को लेना सही लगे, तो वो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से कंसिडरेशन सेट कर सकते हैं, उसमें कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे इसमें लिखा है कि जो एआरसी है वो क्या करेगी? एक्विजिशन करेगी, है ना, उसको जो भी फाइनेंशियल रहता है उनको एक्विजिशन करेगी, और बदले में उसको डेट सिक्योरिटीज़ वगैरह इन सब से पेमेंट करेगी। डेट सिक्योरिटीज़ नहीं करके वो एग्रीमेंट के थ्रू उनको लगता है किसी और पेमेंट मोड या फिर और कोई तरीके से पेमेंट करना है, तो वो भी चूज़ कर सकती है। इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, अब एक यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आई मीन जब मैं तो फर्स्ट ग्रुप में पढ़ता था तो मैं इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ता था कि जो एक्विजिशन होता है ना, आई मीन जो एआरसी बैंक से फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करती है, तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। एक बेसिक सिंपल मैं बताऊं तो एटलीस्ट एक सेल डीड टाइप का कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा कि हमने इसको बेची हैं, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करी हैं, कोई एक एग्रीमेंट होंगे, कोई बाकी सारी चीज़ें। तो
कोई सा भी ऐसा एग्रीमेंट जो केवल इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में हमने वो किया है, एग्जीक्यूट किया है, तो वो स्टैम्प ड्यूटी से फ्री होगा। ये यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, ये स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में है कि हम इस पे ड्यूटी नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे रिलेवेंट है कि बैंक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट एआरसी के फेवर में एग्जीक्यूट करता है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, तो वो दैट इज फ्री फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, वो स्टैम्प ड्यूटी से फ्री है, लेकिन कोई मतलब इस पर्पज से नहीं हो कि कोई दूसरे ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई दूसरा एग्रीमेंट हुआ है, एंटर हुआ है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। अब उसके बाद में क्या होगा, एआरसी ने सारे के सारे फाइनेंशियल असेट को एक्वायर कर लिया। लेटर ऑन मोस्ट सिंपल इज कि जितने भी बैंक के पास जितने भी राइट्स थे, अब वो सारे के सारे राइट्स किसके पास आ जाएंगे, एआरसी के पास आ जाएंगे, चाहे वो रिकवरी के राइट्स हों चाहे किसी के भी। सिमिलरली जितनी भी ऑब्लिगेशंस बैंक की थी इन रेस्पेक्ट टू दैट लॉन्स या फाइनेंशियल असेट, वो अब किसकी हो जाएगी, एआरसी की। तो एक सिंपल लैंग्वेज में यही है कि बात है कि जो भी राइट्स थे बैंक के वो सारे एआरसी के हो जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे लोन एग्रीमेंट वगैरह जितने भी थे वो सारे अब किसके उसमें हो जाएंगे, फेवर में हो जाएंगे, एआरसी के फेवर में हो जाएंगे। थर्ड थिंग, सपोज बैंक या फिर बोरोवर के बीच में कोई पेंडिंग केस चल रहा था डीआरटी में या फिर किसी कोर्ट में, तो अब एआर उसकी जगह पे, बैंक की जगह पे उसका कौन रिप्लेस हो जाएगा, एआरसी हो जाएगी। ठीक है, और किसी भी एग्रीमेंट में जो बैंक और बोरोवर के बीच में हुआ था, अब उस लोन को क्या एआरसी ने ले लिया, तो वहाँ पे बैंक की जगह पे किसका नाम आ जाएगा, एआरसी का। और ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि कोई भी जब उसने परचेज कर लिया तो जितने भी आप समझिए कि जहाँ जहाँ बैंक था वो हर जगह पे कौन सी चीज़ आ जाएगी, एआरसी पे आ जाएगी। अब देखो एआरसी क्या करेगी, ये जो ट्रांसफ़र वाला है नेक्स्ट सेक्शन, एआरसी क्या है, सपोज देखो बैंक ने अलग एआरसी ने अलग अलग बैंक से फाइनेंशियल असेट को एक्वायर किया है। सपोज यस बैंक से भी किया है, एसबीआई से भी किया है, कोटक से भी किया है, आई मीन कुछ गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट ऐसे करके, कुछ अपने मुंबई से किए, कुछ यहाँ से किए, कुछ दिल्ली से किए, कुछ जयपुर से किए, ऐसे करके अलग अलग लोकेशन से उसने एक्वायर किया। अब ही फाउंड्स दैट, एआरसी फाउंड्स दैट कि एक पर्टिकुलर बोरोवर था जिसका एक बैंक के साथ में जो लोन था वो कहीं दिल्ली में चल रहा था, एक सेकंड लोन जो था इसकी कोई ब्रांच बैंकिंग या फिर किसी से भी मुंबई या पुणे में चल रहा था और एक केस वहीं पे था। ये सपोज़ एक कोई डिस्प्यूट है, वो किसी पुणे की किसी उसमें डीआरटी में चल रहा है। अब जो एआरसी जो रजिस्टर्ड है, वो एआरसी रजिस्टर्ड है सपोज़ अपने किसी पश्चिम उसमें वेस्ट बंगाल कोलकाता में, ऐसे समझ लीजिए। तो एआरसी क्या कर सकते हैं, DRAT डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन कर सकती है कि सर मैं हर एक सिंगल बोरोवर के केस को हैंडल करने के लिए इतनी मल्टीपल लोकेशंस पे नहीं जा सकती, या फिर सपोज अलग अलग बोरोवर्स के केसेस अलग अलग डीआरटीज में थे तो मैं ऐसे अलग अलग नहीं जा सकती, मैं ऐसे है कि सभी बोरोवर्स को कंसोलिडेट करके एक सिंगल डीआरटी में केसेस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं अब केस एक जगह लड़ लूँगी, मुझे दिक्कत नहीं है। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय डीआरएटी, जो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो उस एप्लीकेशन मिलने के बाद में जितने भी डीआरटीज हैं जहाँ जहाँ केस पेंडिंग्स थे, सभी को क्या करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी, डायरेक्शन इशू करेगी कि जितने भी आपके पास इस पर्टिकुलर बोरोवर के वो हैं केसेस पेंडिंग, आप इस डीआरटी पे ट्रांसफ़र कर दीजिए और वहाँ पे फर्दर ये केसेस वहाँ पे चल जाएंगे। तो ये सारे सेक्शंस में है कि ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस टू वन ऑफ डीआरटीज इन सर्टेन केसेस की जो भी एआरसी वो एप्लीकेशन करेगी टू द डीआरएटी डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल को करेगी। जो डीआरटीज है, सबसे पहली बात तो एआरसी कौन सी ज्यूरिडिक्शन में लाना चाहेगी, मतलब कौन सी एआर जहाँ पे वो खुद का एस्टेब्लिशमेंट है, ऑब्वियस बात है, तो वो डीआरटी को एप्लीकेशन कर देगी। डीआरटी उस एप्लीकेशन को फर्दर जो डायरेक्शन इशू करेगी डीआरटी इसको कर देगी, डीआरटी सारे के सारे किसी एक डीआरटी में केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये सेक्शन है। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 इज मोस्ट सिंपल कि जब सारे के सारे फाइनेंशियल असेट को एआरसी ने एक्वायर कर ही लिया है, बैंक का नाम रिप्लेस हो गया टू द एआरसी, अब सारी चीज़ें एआरसी के वेस्ट में है, तो बैंक एक थोड़ी सी एक फॉर्मेलिटी पूरी करती है, वो अपने बोरोवर को क्या करती है, इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई साहब ऐसे ऐसे पहले तो आपको मैंने लोन दे रखा था लेकिन मैंने अपने राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए टू द एआरसी, अब आप
कोई भी फर्दर कम्युनिकेशन करो तो आप अपडेट रहो, आप उनसे कर लो। आई मीन वो पैसा मांगे तो आप उनको पैसा दीजिए, वो और कुछ रेमेडी अपनाए तो उनको अपनाने दीजिए। अब मेरा और आपका कोई भी रिलेशन नहीं है, आप सारा का सारा पैसा उनको पेमेंट कर दीजिए। तो यही वो है नोटिस बाय द ऑब्लिगर टू द सॉरी, ठीक है, डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन टू सच ऑब्लिगर। ऑब्लिगर को नोटिस कौन देगा? जो बैंक्स वगैरह वो नोटिस देगा। ऑब्लिगर में देखो यहाँ पे बोरोवर भी नाम हो सकता था। ऑब्लिगर क्यों है? ऑब्लिगर मतलब जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स पेमेंट। कंपनी भी हो सकती है, फर्म्स भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, साथ में उनके गारंटर्स। बस एक गारंटर को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे ऑब्लिगर हो गया क्योंकि बोरोवर के बाद में किसका नंबर आता है? गारंटर का, कि भाई साहब ये तो नहीं दे रहा, आप पेमेंट कर दीजिए, इसलिए उसमें ऑब्लिगर का नाम है। आई मीन नोटिस जो जाएगा वो गारंटर को भी जाएगा, ठीक है। बैंक देगा किसको? ऑब्लिगर को, कि आप जो पेमेंट आपको जो करना है वो किसको कर दीजिए, अब उसको एआरसी को कर ही दीजिए। फर्दर कोई कम्युनिकेशन है तो किसको कर दीजिए? उसको। लेकिन फिर भी चलो किसी को ये मैसेज भेजा भी, किसी को कोई लेटर वगैरह भेजा भी, लेकिन उसकी नॉलेज में नहीं था और उसने एक किसी पर्टिकुलर बोरोवर ने कुछ पैसा अभी भी जाके बैंक को दे दिया। आई मीन बैंक ने तो अपनी फाइनेंशियल एसेट किसी और को बेच दी थी, एआरसी को बेच दी थी, लेकिन फिर भी कोई बोरोवर बेचारा भूला भटका है और बैंक में कह रहा है साहब मैं तो मेरा पैसा चुकाऊंगा, ये मेरा 50-60 लाख रुपए था, ये लीजिए आप रख लीजिए, मेरा उस हिसाब किताब बराबर कर दीजिए। तो बैंक ऐसे नहीं कि नहीं 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 अब तो उसका है, उसी से जाके बात करो, मैं पैसा नहीं ले रही, ऐसा तो कोई करेगा भी नहीं। बैंक क्या करेगी? उस पैसे को ले लेगी और होल्ड करेगी इन ट्रस्ट ऑफ एआरसी और उस पैसे को एआरसी को ट्रांसफ़र करेगी। तो ये नॉर्मल कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 और 8 इज़ सिंपल, ये मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन बस सिंपल है कि जो एआरसी होगी, एआरसी क्या करेगी? उन सभी असेट्स को कॉमन करके एक पोलिंग व्हीकल में डालेगी। आई मीन एक कॉमन पर्टिकुलर असेट बनाएगी, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इशूज़ करेगी। सिक्योरिटीज इशू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को होती है, ठीक है। और किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, डेट सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, इक्विटी टाइप ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। उनका क्या रीपेमेंट होगा, कुछ होगा, वो म्यूचुअली एग्रीमेंट से डिसीजन होते हैं, ठीक है। एक मेन चीज़ है कि इस जो ये सिक्योरिटीज वो होता है उसको वो रजिस्टर नहीं भी कराए तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि उसको रजिस्टर कराना है, ऐसा कुछ वो नहीं है। यही जो प्रोसेस है इसको हम सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं। सिक्योरिटाइजेशन किसके लिए हो गया? जो परचेज करके पोलिंग व्हीकल बना के और सिक्योरिटीज इशू करते हैं, बदले में पैसे लेते हैं, तो एआरसी के लिए ये प्रोसेस क्या होगी? सिक्योरिटाइजेशन। बैंक ने उस जो बैड लोन्स थे उसको एक जगह करके और एआरसी को जो ट्रांसफ़र किया, दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। पहले वो बैड लोन्स थे, अभी किसी और को दे दिए, बदले में कुछ पैसे ले लिए, दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन। और होता भी ऐसे ही है कि आप किसी बिजनेस को फर्दर चलाने के लिए कुछ उल्टा पुल्टा करते हो तो दैट वुड बी कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो प्रोसेस थी दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन। तो हमारे एक तो पार्ट तो हो गए, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, और यहाँ तक हमने पढ़ा। एक बार मैं आपको वापस बताऊँ, सेक्शन नंबर 3 में एआरसी का रजिस्ट्रेशन होता है, आरबीआई को एप्लीकेशन करती है कंपनी। आरबीआई बनने के बाद में कुछ चीज़ें देख लेती है कि भाई 2 करोड़ का नेट ऑन फंड है नहीं है, ठीक है। 6-7 चीज़ें देख लेते हैं, 6-7 चीज़ देने के बाद में उसको या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देती है या फिर नहीं देती है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देती है, ठीक है। लेटर ऑन अगर कुछ चीज़ों से कंप्लाई वगैरह नहीं कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह बंद हो गया, तो आरबीआई उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल भी कर सकती है। जैसे उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो एआरसी क्या करती है? बैंक्स वगैरह से फाइनेंशियल असेट को एक्वायर करती है। सेक्शन नंबर 5 में एक्वायर करने के बाद में जो भी पेंडिंग केसेस वगैरह हैं, सारे के सारे जो भी जहाँ जाए बैंक, वहाँ वहाँ आरबीआई का नाम, वो सॉरी एआरसी का नाम हो जाता है। एआरसी अगर बाकी किसी डीआरटीज़ में कोई डिफरेंट केसेस चल रहे हैं तो उनको सबको एक सिंगल डीआरटी में ले आती है। बैंक क्या करती है? बैंक बोरोवर्स को बोल देती है कि भाई साहब अब पैसा आप हमको मत दीजिए, किसको दीजिए? जो भी वो है एआरसी है उसको पैसा दीजिए। फिर एआरसी क्या करती है? सारे के सारे असेट्स को एक कॉमन व्हीकल में डालती है, पोलिंग व्हीकल बनाती है और बदले में एक सिक्योरिटीज इशू कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। नाउ कम टू सेक्शन नंबर 9। देखो अब ऐसे तो है नहीं कि इशू कर दिया, एआरसी को पैसा मिल गया, एआरसी मौज करे। एआरसी उन बैड लोन से पैसा रिकवरी करने की पूरी पूरी कोशिश करती है, ठीक है। अब वो पैसा रिकवर करने के लिए क्या क्या कर सकती है? दैट इज़ कॉल्ड मीजर्स। दैट मीन व्हाट मीजर्स दैट कैन फॉलो बाय एन एआरसी टुवर्ड्स टू सिक्योर रीपेमेंट ऑफ द लॉन्स, टू रिकवरी द लॉन्स, ओके, टू रिकवरी इट्स असेट्स। तो वो क्या कर सकती है? देखो उसके साथ में नेगोशिएशन कर सकती है, ठीक है, उसका सेटलमेंट वगैरह कर सकती है,
उससे डिस्कस करके रिशेड्यूल कर सकती है। फिर भी वो पैसा नहीं देते, उसके असेट के ऊपर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट कर सकती है, आई मीन उसको अपने कब्जे में ले सकती है, उस पर पोजीशन ले सकती है, उसके बिजनेस को सेल आउट वगैरह कर सकती है, मैनेजमेंट पे टेक ओवर कर सकती है। ये सारी चीज़ें वो फॉलो कर, मतलब कुछ भी कर सकता है अपने पैसे को रिकवरी करने के लिए। तो ये सारे 6-7 पॉइंट्स दे रखे हैं कि मैनेजमेंट या बिजनेस ऑफ बोरोवर को टेक ओवर कर सकती है, सेल लीज वगैरह कर सकते हैं, सेल कर सकती है, लीज कर सकती है, ठीक है, रीशेड्यूल कर सकती है। ठीक है भाई, तो आप एकदम एक बार में पैसा नहीं दे रहा ना, एक काम करना 50-50 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट बना देता हूँ 10 महीने तक, ऐसे करके दे देना। फिर भी नहीं दे तो वो सिक्योरिटी को अपने कब्जे में लेके बेच सकती है, दैट इज़ एनफोर्समेंट, ठीक है। सेटलमेंट कर सकती है कि भाई 3 करोड़ था ना, तो चल एक काम कर, लमसम 1.5 करोड़ दे दे, बात खत्म कर, ठीक है, पोजीशन ले सकती है। एक काम कर सकते हैं कि एक काम करो, मुझे तुम्हारी कंपनी के शेयर दे दो, पैसे नहीं दे दो। हालांकि ये बहुत ही रेयर केसेस होता है, क्योंकि जो कंपनी अपना पैसा देने में इनकैपेबल है, उसके इक्विटी शेयर लेके आप क्या कर लोगे, क्या वैल्यू होगी इन इक्विटी शेयर्स की, ठीक है। इस प्रोसेस के लेके आरबीआई कुछ डायरेक्शंस वगैरह, पॉलिसी वगैरह फ्रेम करती है, उन पॉलिसीज़ वगैरह से एआरसी को क्या करना है, कंप्लाई करना है, बस यही है। अब बात है अदर फंक्शंस ऑफ एन एआरसी। एआरसी के अभी तक हमने जो पढ़े वो मेन फंक्शन थे। अदर फंक्शन कुछ नहीं है कि एआरसी 2-3 तरीके से भी काम कर सकती है। एजेंट या मैनेजर ऑफ द रिसीवर, देखो पैसा किसने दिया था, बैंक ने। लिया किसने था, बोरोवर ने। बोरोवर किसको पैसा देना चाहिए था, बैंक को, जो कि नहीं दिया। तो एआरसी वहाँ पे क्या कर रही है, जस्ट वर्क कर रही है एज एन एजेंट, एज एन रिकवरी एजेंट फॉर द बैंक, यही तो कर रही है, और क्या कर रही है। तो ये किसका एक एडिशनल फंक्शन हो गया, मैनेजर। एआरसी ने, देखो बैंक का पैसा यदि बोरोवर ने नहीं दिया तो बैंक क्या करती, पोजीशन में लेती, अपने उसमें लेती। अब क्या कर रही है, अब एआरसी पोजीशन में लेके उसको मैनेज कर रही है, तो एक्ट एज एन मैनेजर, एक रिसीवर की तरह भी काम कर रही है, इफ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। देखो कई बार क्या होती है कि डीआरटी रिकवरी कराती ना अभी ऐसे केसेस में, तो डीआरटी अब रिकवरी नहीं करा के कौन करा रहा है, ये करा रही है, ठीक है। तो रिसीवर का काम नहीं होता क्या सेट को लिक्विडेशन करा के पेमेंट वगैरह देना, तो अब ये काम कर रही है एआरसी। तो एआरसी के अदर फंक्शंस है दैट आर रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। अब मैं बात करता हूँ आरबीआई के पावर्स की, सेक्शन 12, 12A, 12B। ऑल दो किसी काम के नहीं है, लेकिन आरबीआई क्या कर सकती है, देखो पॉलिसीज़ वगैरह बना सकती है, डायरेक्शंस वगैरह इशू कर सकती है, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होंगे, कब हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मुझे ये डॉक्यूमेंट मंगाने हैं, तुम्हारी ऑडिट करानी है, आपको इन डायरेक्शन से फॉलो करना है। आरबीआई के पास पावर है ना, तो बेसिक चीज़ है कि आरबीआई पॉलिसी भी बना सकता है, कोई डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है, साथ में बुक्स वगैरह के इंस्पेक्शन करने के लिए बोल सकता है, बुक्स वगैरह के मेंटेनेंस के लिए बोल सकता है, ऑडिट करा सकता है, इंस्पेक्शन करा सकता है। दैट इज सेक्शन नंबर 12, 12A एंड 12B। अभी ये हमारा एक पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है, देखो ये अभी तक का जो पार्ट था ये बेसिक पार्ट था, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ये एक पार्ट हो गया। अभी हम जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे दैट इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। इसके लिए आप सेकंड